अब आज हम स्टार्ट करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी, या जिसे हम इकोनॉमिक टेरिटरी भी कहते हैं, ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी की, तो यहाँ पर हम देखते हैं ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, ठीक है। अब जैसे हम कहें कि हमारे कंट्री की नेशनल इनकम में कौन कौन सा पैसा हमें इंक्लूड करना चाहिए, जो हम अपनी डोमेस्टिक कंट्री में कमाते हैं वो। तो इस डोमेस्टिक कंट्री को, ये जो आप बोल रहे हो कि डोमेस्टिक कंट्री में हम लोग जो पैसा कमाते हैं वो हमारी इनकम में ऐड होता है, तो उस डोमेस्टिक इकोनॉमी में आप क्या क्या इंक्लूड करते हो। तो अगर आपको इकोनॉमिक टेरिटरी की डेफिनेशन देनी है, अगर आपको डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन देनी है, तो उस डेफिनेशन के अंदर हम दो चीजों को इंक्लूड करते हैं। एक तो यहां पर इंक्लूड होते हैं वो सारे के सारे ज्योग्राफिकल फ्रंटियर्स जिसको हमारी गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती हो, सारे ज्योग्राफिकल फ्रंटियर्स जिसको हमारी गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती हो, यानी कि जिसको ओन, कंट्रोल्ड और मैनेज हमारे यहाँ की गवर्नमेंट करती होगी, वो सारी चीजें। लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप ये नहीं कहोगे कि वो जगह को नहीं इंक्लूड करोगे, वहां पर इंक्लूड होने वाला पानी, शिप्स, जो आपके जैसे कि शिप के थ्रू अगर सामान आता जाता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, शिप के थ्रू सामान आता जाता है, तो जैसे वो हमारे यहाँ की वाटर बॉडीज में है तब तक वो शिप हमारा है। अगर वो इंटरनेशनल बॉडीज में एंटर कर जाएगा तो क्या वो शिप उनका हो जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। जब भी अगर कोई भी हमारे पास किसी भी तरीके का ऐसा कोई शिप है, एयरक्राफ्ट है, तो भले ही वो दूसरी कंट्री के एरिया में एंटर करता हो, लेकिन अगर उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन हमारी गवर्नमेंट का है तो वो हमारी ही टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा, यानी कि उस चीज से होने वाली इनकम हमारी ही कंट्री के इनकम में ऐड होगी, ठीक है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है? इनको बोला गया दीज आर द ज्योग्राफिकल फ्रंटियर्स एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट। देखो ये मेन पॉइंट है, एडमिनिस्ट्रेड, यानी कि जिसके ऊपर भी हमारी गवर्नमेंट का हक है, चाहे वो कोई जगह है, चाहे वो कोई सामान है, और चाहे वो बहता हुआ पानी ही क्यों ना हो वो हमारा है, चाहे वो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ही क्यों ना हो वो हमारे हैं। अगर उसके ऊपर किसका राइट है, कौन ओन, मैनेज और कंट्रोल्ड है? हमारी गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हम इंक्लूड करते हैं? सारे पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, चाहे उसके अंदर टेरिटोरियल वाटर है, एयर स्पेस है, कुछ भी है। उसके अलावा हमारी एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री बेसेस जो अब्रॉड में है, अब क्योंकि उनको एडमिनिस्टर हमारी गवर्नमेंट कर रही है ना, हमने उसको अब्रॉड में चला रखा है, अब्रॉड में शिफ्ट है वो, लेकिन क्योंकि उसको संभाल हमारी गवर्नमेंट रही है, उसके ऊपर अधिकार हमारी गवर्नमेंट का है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट माना जाएगा। उसके बाद शिप्स, एयरक्राफ्ट्स, ये शिप्स लिखा है, ठीक है, शिप्स, एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटेड बिटवीन टू और मोर कंट्री। अब देखो कि कोई एक एयरक्राफ्ट है, वो पैसेंजर्स को लेके जाता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो क्या जब वो दूसरी कंट्री में एंटर हो जाता है तो वो उनका हो जाता है? नहीं, क्योंकि वो वापस लौटकर अपनी कंट्री में ही उसने आना है, तो हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, ठीक है। उसके अलावा जितने फिशिंग वेसल्स होते हैं, लाइक जो ऑयल और नेचुरल गैस रिग्स होते हैं हमारे, यानी कि जो ये आपको पता है कि ट्रांसफर किए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, वाटर के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो सारे फिशिंग वेसल्स जो होते हैं वो हमारे ही हैं, क्योंकि वो सामान छोड़कर वापस अपनी कंट्री में ही आएंगे, ठीक है। तो ये तो हम इनके अंदर इंक्लूड करते हैं। इंक्लूड क्या नहीं करते होंगे फिर डोमेस्टिक टेरिटरी में? जिन भी चीजों के ऊपर बाहर की गवर्नमेंट का अधिकार है, भले वो हमारे यहाँ पर सिचुएटेड है, लेकिन अगर वहां पर उनकी गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है तो वो फिर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। जैसे कि इसी तरीके से रशिया की एम्बेसी अगर हमारे यहाँ हो तो, जापान की एम्बेसी अगर हमारे यहाँ पर हो तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है वो किसी फॉरेन कंट्री का चल रहा है, ठीक है। इंटरनेशनल बॉडीज तो खैर किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होते हैं। इंटरनेशनल बॉडीज जैसे कि आपका UN और WHO वगैरह, ये किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होते, ठीक है। क्लियर हो गया डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? अब इसी से जुड़ा है हमारा रेजिडेंट, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल रेजिडेंट। अगर आप किसी भी कंट्री के रेजिडेंट कहलाना चाहते हो, पहली बात ये एक लीगल कंसेप्ट है। तो जो लॉ की लैंग्वेज में अगर हम रेजिडेंट की मैं बात बताऊं आपको, तो लॉ तो ये कहता है कि अगर आपने किसी भी कंट्री के अंदर प्रीवियस ईयर में, किसी भी कंट्री के अंदर प्रीवियस ईयर, जैसे कि अभी चल रहा है 23-24, तो 22-23 में अगर 182 डेज और मोर स्पेंड किए हैं, अगर किसी पर्सन ने प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर स्पेंड किए हैं, कितने डेज? 182 और मोर, और वहां रहते रहते, अब इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बता दूं, वहां रहते रहते उसने अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी शुरू कर दिया। अभी इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? अब्रॉड जा रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अब्रॉड जा रहा है, तो क्या वो वहीं के रेजिडेंट बन जाते हैं? वो किसी पर्पस के लिए जा रहे हैं, जैसे उनका वो पर्पस सर्व होता है वापस आ जाते हैं।
जैसे कि मैंने आपको कहा कि लॉ ये कहता है कि किसी भी कंट्री का रेजिडेंट कहलाने के लिए आपको प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर होने चाहिए। सपोज करो कि कोई 182 डेज और मोर के लिए रह रहा है वहां पर, लेकिन क्यों रह रहा है, उसका 2 साल का कोर्स है, MBA करने गए थे तो 2 साल तो बिता के आएंगे ना। अब वो 2 साल बिता के आएंगे तो क्या वो वहां के रेजिडेंट हो गए? नहीं, वो किसी एक पर्पस के लिए गए हैं, स्टडी के लिए गए हैं। ऐसी कोई अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहा है, 2 साल हो गए उन्हें वहां पे रहते रहते, लेकिन वो सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ही गए हैं, तो और 182 डेज से ज्यादा हो चुके उन्हें, तो क्या वो वहां के रेजिडेंट बन जाएंगे? नहीं। इस कंडीशन के साथ साथ हमारी इकोनॉमिक्स ये कहती है कि सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी चेक करना है। अभी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है कि वहां रहते रहते आपने अपनी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी वहीं करनी शुरू कर दी है। सिंपल भाषा में बोले तो आपने वहां पर बस गए हो, वहां जाकर आपने वहां पर अर्निंग भी शुरू कर दी, इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर दी, पैसा जोड़ना भी आपने वहीं शुरू कर दिया। यानी कि आप अपनी सारी की सारी बेसिक एक्टिविटीज वहीं पे कर रहे हो, रह भी रहे हो वहां पे, 182 डेज और मोर भी हो चुके हैं आपको, और वहीं पे ही आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी लाई कर गया। यानी कि आप अपनी जो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो भी आपने वहीं पे स्टार्ट कर दी। बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब वही प्रोडक्शन, कंजप्शन, कैपिटल फॉर्मेशन, सब कुछ आपने वही करना शुरू कर दिया। तो अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आप उसी कंट्री के क्या कहलाएंगे? रेजिडेंट। लेकिन अगर आप किसी पर्पस के लिए गए हैं तो भले ही आपको 182 डेज हो गए हो, लेकिन जैसे वो पर्पस आपका सॉल्व होगा आप वापस आ जाओगे, तो उस केस में आप वहां के रेजिडेंट नहीं कहलाओगे। ठीक है, रेजिडेंट समझ आ गया क्या होता है? तो कौन कौन लोग नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं? कोई भी फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर नहीं आएगा, आया है घूम फिरने के लिए, आया घूम फिर के वापस चला जाएगा। फॉरेन स्टाफ, यानी कि आपको पता है ना फॉरेन एम्बेसीज में जो काम कर रहे होंगे फॉरेन स्टाफ, जब वो चीज ही जो फॉरेन एम्बेसीज है वही फॉरेन कंट्री के टेरिटरी का पार्ट है, तो उनके यहाँ काम करने वाला स्टाफ भी हमारे यहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो खैर जब डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होते तो वो नॉर्मल रेजिडेंट्स भी नहीं होते हैं। इवन उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज भी नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे जिस कंट्री के अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड है। ठीक है, क्लियर हो गया कंसेप्ट दोनों का, टेरिटरी और नॉर्मल